दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा बोन मैरो होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है बोन के अंदर, वो जो है सेल्स को नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है। इन सेल्स में जो मेनली जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो है ये बोन मैरो जो है बहुत कम बनाता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स में जो कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सेल्स से ले जाते हैं और लंग्स में पहुंचाने के बाद उसको बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में। डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचा कर रखते हैं और कोई भी अगर जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको मारते हैं। हमारी बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से हमें बचाते हैं और प्रोटेक्ट रखते हैं। और प्लेटलेट्स जो हैं, थ्रोम्बोसाइट सेल्स जो होते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर हमें कहीं भी चोट लगती है या ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर में जो है वहाँ पर एक थक्का, जिसको क्लॉट कहते हैं, वो बन जाता है, जम जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है, जिसको क्लॉट को फॉर्मेशन में जो है प्लेटलेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एप्लास्टिक एनीमिया जो है, अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये दूसरी भी बीमारी में इवॉल्व हो सकता है, जिसको कि ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहते हैं। और जनरली जो है अगर एप्लास्टिक एनीमिया की किसी को प्रॉब्लम है तो उसका जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो बोन मैरो भी आप हर एक से नहीं ले सकते, उसमें जो सिबलिंग है, सगा भाई या सगी बहन जो होगी, उसी से बोन मैरो लिया जाता है। और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद 70 से 90% चांसेस सर्वाइवल के जो हैं जाते हैं। लेकिन अगर सगे भाई बहन के अलावा किसी और से ये ट्रांसप्लांट करा जाए तो उसमें सर्वाइवल रेट जो है बहुत कम हो जाता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया एक ड्रास्टिक डिजीज़ है, बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी है। हमारी जो ब्लड में जो सेल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह जो है उनकी जगह को नए सेल्स जो है रिप्लेस करते हैं। और ये जो नए सेल्स हैं ये बोन मैरो जो है वो बनाता है। तो पुराने सेल्स जो है मरते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल्स जो है लेते रहते हैं और ये जो नए सेल्स हैं बोन मैरो में बनते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में जो नए सेल्स हैं वो नहीं बन पाते, जिससे जो है हमारी बॉडी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। मेनली हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और जो हमारी ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। एप्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो जो है डिसऑर्डर है और ये बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों में ये होता है। और ये जो इसका जो मेन जो एज में, जिस एज में ये बहुत ज़्यादा होता है वो 20 से 25 ईयर्स के लोगों में जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या फिर 60 ईयर्स के बाद, 60 साल के ऊपर के लोगों में जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। और मैन एंड वीमेन में इक्वली, जो लेडीज़ और जेंट्स में इक्वली 50-50% इसके चांस जो है रहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया को हम दो जो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं, एक होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो एप्लास्टिक एनीमिया है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जबकि इनहेरिटेड जो एप्लास्टिक एनीमिया है बहुत कम इसकी परसेंटेज होती है। अब एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया के जो कॉज होते हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्या मेन कॉज इसके रहते हैं। इसमें पहला जो है टॉक्सिन्स, अगर टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में हम ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे बेंजीन, कुछ पेस्टिसाइड्स हुए, आर्सेनिक जो केमिकल्स हैं, अगर ये बॉडी में जाएंगे तो ये एप्लास्टिक एनीमिया को जो है इससे होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है और उसको कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो उससे भी एप्लास्टिक जो है एनीमिया होने के चांस रहते हैं। उससे होता क्या है, जो बोन मैरो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन मेडिसिन से, इस ट्रीटमेंट से, और नए सेल्स जो है बनाना उनका कम हो जाता है। उसके बाद जो है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस, HIV, हर्पीज़ वायरस, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये भी जो एप्लास्टिक एनीमिया में जो है कन्वर्ट हो सकती हैं। कुछ और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं जैसे ल्यूपस हुआ, रिमोटाइड आर्थराइटिस हुआ, इस तरह की जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उससे भी जो है
एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांस रहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यून सिस्टम जो है हमारे हेल्थी सेल्स को जो है अटैक करता है। इसके बाद प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर रहता है कुछ लोगों में एप्लास्टिक एनीमिया होने का। उसके बाद कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं जिसमें जो मेनली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, सम नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जिनको नेसाइड्स कहते हैं। ये भी एप्लास्टिक एनीमिया का एक जो है कॉज हो सकता है। इसके बाद कैंसर जो स्प्रेड हो जाता है बोन में या बोन मैरो को इफेक्ट करता है, उस कैंसर की वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। दूसरा जो इसमें कैटेगरी है एप्लास्टिक एनीमिया वो है इनहेरिटेड मीन्स अगर जीन्स में कोई डिसऑर्डर होगा और वो पेरेंट्स से जो है बच्चों में जाएगा, तो इस तरह का अगर एप्लास्टिक एनीमिया है जो हेरिडेटरी है तो इसको इनहेरिटेड जो है एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, अगर किसी को एप्लास्टिक एनीमिया है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। जो पहला और जो मेन सिम्टम होता है उसमें फैटीग, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसमें दूसरे जो एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं उसके साथ में थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जो सांस लेने में परेशानी होती है, सांस जो है तेज़ तेज़ लेना पड़ती है, पूरी तरह से सांस नहीं आती, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, स्पेशली जब कोई बैठा हो या लेटा हो, और लेटने के बाद या बैठने के बाद अगर वो उठता है खड़ा होता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, सर दर्द रहना, हेडेक, जो स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है, पेल हो जाती है, कोल्ड फीलिंग, हाथ पैरों का ठंडा रहना। उसके बाद जो है ये भी एक सिम्टम होता है इसका एप्लास्टिक एनीमिया का। इसके बाद जो है रैपिड हार्ट बीट, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आगे चलकर जो है ये सीवियर जो है कंडीशन में चेंज हो जाता है, जिसमें सीवियर जो हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें एंजाइना रहता है, एनलार्ज हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर तक इसमें हो जाता है। दूसरा जो न्यूट्रोपेनिया है, जो WBC काउंट कम होने की वजह से हो जाता है, उसमें हायर रेट ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि WBC कम हो जाएंगे तो इन्फेक्शन के होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे बुखार रहेगा और फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेंगे, खांसी, बुखार, इस तरह के जो थकावट, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब जो है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। इसके बाद जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें जो है प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं उसकी वजह से जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसमें इजी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो ये रुकती नहीं आसानी से, नाक से ब्लीडिंग होती है, जो मसूड़े गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, स्टूल जो होता है उसमें ब्लड आने लगता है। लेडीज़ में जो है हैवी जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और रेड कलर के जो डॉट हैं वो स्किन के ऊपर बन जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया के होते हैं। अब इसको एप्लास्टिक एनीमिया किसी को है तो किस तरह से डायग्नोस करेंगे, तो जनरली जो पहला होता है वो तो ब्लड काउंट से पता चलता है। अगर ब्लड टेस्ट में जो है ब्लड सेल्स काउंट कम है तो ये रहता है, इस तरह चांस हो सकते हैं प्लास्टिक एनीमिया के, लेकिन श्योरली हम उससे नहीं कह सकते। श्योर होने के लिए हमको जो है बायोप्सी करानी पड़ती है, और बोन मैरो और थोड़ा उसमें नीडल, एक स्पेशल नीडल होती है जिसमें जो है बोन मैरो का एक थोड़ा सा पीस लेते हैं, और बोन को भी लिया जाता है, और इसमें कुछ ब्लड भी लिया जाता है, और ये चीज़ों को जो है हाईली मैग्नीफाइड जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि प्लास्टिक एनीमिया है या नहीं।